हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। प्लीज इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, तो अब हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शन। तो हम फंक्शन में हम चल रहे थे, कहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था, डोमेन रेंज निकालना डिस्कस कर लिया था, वो निकालते कैसे हैं वो भी डिस्कस कर लिया था। तो हम आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्योंकि कुछ क्या होंगे, उनके टाइप्स भी होते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आधे हम 11th में पढ़ते हैं, आधे हम क्या होते हैं 12th में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 11th की वीडियो बना रहे हैं, तो सिर्फ 11th वाले फंक्शन पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, और ट्राई करना आप भी समझने की कोशिश करें, इससे क्या हो सारी चीजें क्लियर हो जाए यहीं की। ओके, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि कोई भी चीज एक फिक्स है, मतलब एफ एक्स बराबर 2, चाहे तुम कोई सा भी एक्स की वैल्यू डालो, आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जस्ट लाइक दैट। जैसे मैंने कहा कि यहां पे मैंने ये ना एफ एक्स है, और यहाँ आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? आउटपुट। मैंने लास्ट वाले प्रीवियस में एक ऐसा डायग्राम बना के दिखाया था। एक्स क्या होता है? इनपुट होता है। इनपुट इनपुट हो, ये बाई क्या होता है? आउटपुट है। तो जब हमारा आउटपुट क्या होता है? हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, मैं जनरली हम क्या रखेंगे? के। तो क्या हो जाएगा? के क्या है? कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है, तो हम कोई सा भी इनपुट डालेंगे हमेशा आउटपुट कितना आएगा? हमारा के ही आएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, जिसका आउटपुट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मैंने फंक्शन बनाया ये। तो यहाँ पे क्या है? ये एक लाइन है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो इसको बाई इक्वल टू के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और बाई इक्वल टू के होता है, तो बाई को कट करता है कहां पर? के पे। तो 0 के भी हो सकता है। ये वाई एक्सेस होता है। ये ग्राफिकली मैं समझाने की कोशिश करिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस कांस्टेंट फंक्शन की क्या होगी? डोमेन और रेंज देखनी होगी। तो हमारा जो डोमेन होगा, वो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। रियल नंबर मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसको आर की तरह भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर। और जो रेंज होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? ओनली ओनली ऑन के, क्योंकि हमारा आउटपुट हमेशा क्या आएगा? के आएगा। तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा हमारा? यहाँ के आएगा। तो डोमेन क्या होगी? आर होगी, और रेंज क्या होगी? के होगी। तो के की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कांस्टेंट फंक्शन समझ आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सारे फंक्शन कभी कभी हमारे पेपर में डायरेक्ट इसकी डोमेन और रेंज पूछ ली जाती है कि कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो हम कहेंगे तो ऑप्शन में होगा, तो रेंज भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और डोमेन क्या होती है? रियल नंबर होती है। इसमें बिल्कुल सीधा सीधा ऑप्शन में लगा के पूछ लेंगे, और जिस स्टूडेंट को ये पता होगा कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो इजीली आंसर कर देगा। तो ओके, तो दूसरा क्या? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा कि बाई और एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स चेंज कर रहे होते हैं। देखो, मैंने एक ग्राफ बना दिया है। अब इसको मैं समझाऊंगा कि मैं डायरेक्ट पहले ग्राफ ही क्यों बना दिया। कि देखो, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है? ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अगर मैं कहूं बाई बराबर एक्स, मतलब खुद जैसी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वही बाई की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये 45 है एंगल, तो ये यहाँ पर जितनी होगी वो यहाँ पर होती चली जाएगी। तो हमेशा ये एक वैल्यू पे दूसरी वैल्यू हमेशा बराबर होगी। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसकी हम मैं डोमेन लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर। हमारी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी?
वो भी रियल नंबर, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज बन नहीं है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू है, जो वाई की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू है। तो कभी कभी हमारे कहते हैं क्वेश्चन में लिखते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो y इक्वल टू एक्स, सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, ये दोनों फंक्शन बिल्कुल क्लियर समझ आ गए होंगे अच्छी तरीके से, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छी तरीके से फंक्शन देखने हैं, समझने हैं, क्योंकि इनके सिंबल भी आते हैं, लिखे हुए क्वेश्चंस भी आते हैं, तो सब कुछ समझ समझ के चलना है। ठीक है, अब आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बहुत ही अच्छा फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, सबसे ज्यादा चीज है। देखो ये है मॉडुलस फंक्शन, y इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, इसको हमें देखना है। तो देखो एक्चुअली ये क्या करता है, ऐसा ग्राफ में बना के दिखाता हूं, तो ग्राफ से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमेशा क्या करता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब देखो ये ग्राफ मैंने ऐसा क्यों बनाया है वो हम देख लेते हैं। देखो f(x) क्या आता है, ये हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, नीड नॉट टू वरी, कि यहां पे जब x होगा, जब x ग्रेटर देन 0 और x होगा तो ये इस तरीके से होगा। मतलब क्या है इसका, देखो जैसे मैंने एक डब्बा बनाया था जिसके अंदर मैंने f(x) किया था, मतलब इसके अंदर ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इनपुट x कर रहा हूं, यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है y। तो इस फंक्शन के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहे हैं कि एक देखो कि मुझे आउटपुट से पॉजिटिव देना है, तो अगर ये x जो इनपुट आ रहा है पहले ये चेक करेगा कि वेदर ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है x है, आउटपुट पास कर देगा, और अगर लेस देन 0 है तो ये क्या करेगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देगा उसमें। किससे मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब ये x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये x लेस देन 0, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देगा, जिससे क्या होगा, आउटपुट पे पॉजिटिव हो जाएगा। जब -2 से -2 में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो आउटपुट क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ओके, तो यहां से बिल्कुल क्लियर आ गई। तो ये एक तरीके से इंटरनली फंक्शन है, जिसका ग्रेटर देन है तो इसमें x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का एज इट इज बाहर आ जाएगा, और अगर लेस देन है तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आउटपुट इस तरीके से चला जाएगा। तो इसमें जरा सा भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से, जैसे y इज इक्वल टू एक्स फॉर ये एक तरीके से f(x) क्या होता है y, मैं इसको बिल्कुल अलग अलग करके लिख देता हूं। तो यहां पे मैंने लिखा x लेस देन 0, तो यहां पे देख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स, तो ये हमारा जो ग्राफ होगा ये y इक्वल टू एक्स ही होगा, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब इन दोनों केस में जो y की वैल्यू नेगेटिव तो कहीं आ ही नहीं रही है, तो इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों कहां से लिंक कर रहे हैं, यहां से। जैसे +2 डालूंगा, +2 डालूंगा तब भी 2 आएगी y की वैल्यू, और -2 डालूंगा तब भी y की वैल्यू 2 आएगी। यहां से और क्लियरिटी होगी। ओके, तो मॉड का मतलब समझ आ गया, इसमें कोई सा भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। अब जैसे मैं कभी कभी तो ये मॉडुलस फंक्शन बिल्कुल समझ आ गया क्या हो रहा है। अब जैसे कि कभी दो से ज्यादा फंक्शन देते हैं, तो उसमें पूछें कि x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसको एक थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये दो क्या, ऐसे आगे चले, समझ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम डोमेन और रेंज देखेंगे सबसे पहले। डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या होगी हमारी, ऑल रियल नंबर्स होगी, और रेंज क्या होगी हमारी, सिर्फ 0 से लेकर इंफिनिटी। क्योंकि देखो 0 पे 0 होगा, 0 से पॉजिटिव जा रहा है, रेंज कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। देखो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जैसे मैं कहूं y इज इक्वल टू mod x माइनस 1, mod x माइनस 1।
इसमें क्या होगा देखो, यहाँ पर सेम केस, x माइनस वन लिखेंगे, पॉजिटिव है तो x माइनस वन के लिए ग्रेटर देन जीरो, इसमें इसको क्या आ जाएगा ये जीरो, और अगर लेस है तो हम क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा लिख सकता हूं इस तरीके से, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये माइनस क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए कि किस तरीके से ये माइनस हो रहा है। तो वन से ग्रेटर पे क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, वन से लेस नेगेटिव हुआ तो माइनस आ जाएगा। लेकिन कोडोमेन और रेंज सम जगह दोनों में बराबर ही रहेगी, इसमें कोई सा भी डाउट नहीं। ओके, तो अब मैंने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो थोड़ा सा कंबाइंड होगा, जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी कैसे हो रहा है इसमें। अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये वन पे जीरो हो रहा है, वो जीरो पे जीरो हो रहा है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाय ग्राफ मॉड x माइनस वन एक्स माइनस। अब इसको देखो, कभी कभी इसको सॉल्व करने के लिए आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता देता हूं, इससे क्लियरिटी हो जाएगी कि दो फंक्शन आगे तो क्या करेंगे। मॉड x माइनस वन है, जिसमें समझ में आता है, ये तो यहां पर हम देख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले हमारे दो पॉइंट बनना है, वन और टू। अगर ये फंक्शन वन से छोटा है, वन से छोटा है, देखो वन से छोटा होने पे ही नेगेटिव है, ये टू से छोटा होने पे ही नेगेटिव है, तो यानी कि दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल चीज है। कोई अगर एक बार बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि टू से छोटा होने पर नेगेटिव है, और ये वन से छोटा होने पर नेगेटिव है, तो यानी कि टू से छोटा होने पे तो वन से छोटा होने पे तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, क्योंकि ये फंक्शन किस पे हो रहा है, टू से छोटा होने पे नेगेटिव हो रहा है, मतलब टू से छोटा होने पे नेगेटिव हो रहा है, और ये वन से छोटा होने पे ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये तो वन से छोटा होने पर ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा, तो मतलब दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अगर मैं वन से ग्रेटर बात करूं और टू से छोटा बात करूं, वन से ग्रेटर और टू से छोटा, तो वन से ग्रेटर होने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन टू से छोटा होने पे अभी भी ये क्या है, नेगेटिव है। और तीसरा क्या है, टू से ग्रेटर होने पे, तो वन से ग्रेटर होने पे पॉजिटिव हो गया था, तो ये टू से ग्रेटर होने पे भी पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, तो यहां पर हमारा जो फंक्शन बन जाएगा ये वन, और ये क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स की वैल्यू लेस देन वन, वन से ग्रेटर है, टू से छोटी है। ठीक है, तो जब वन से लेकर टू के बीच में कांस्टेंट फंक्शन काम करेगा, वन से लेस ये फंक्शन काम करेगा, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये फंक्शन दे दिया कि, और ऑप्शन दे दिए चार, तो उसमें बताओ एक्स लेस देन वन पे कौन सा फंक्शन होगा, तो वो हमारा क्या होगा, ये वाला। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, तो इसकी डोमेन नहीं तो सेम ही रहेगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके, तो अब आता है नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इसके, ये सिंबल। अब देखो इसको मैं देखो समझाता हूं कि ये हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है। इंटीजर वैल्यू का मतलब ये क्या है, आउटपुट इंटीजर आता है, मतलब ये है जैसे ये फंक्शन है, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, ये फंक्शन है, ये इनपुट एक्स है और ये वाई है।
तो तुम कोई सी वैल्यू डालो, ये हमेशा आउटपुट क्या देगा, इंटीजर ही देगा। कोई सी वैल्यू डालो, यानी कि जैसे 2.3 है तो ये हमेशा लेस वैल्यू देता है, तो कितनी देगा, 2। अब मैं डालू 3.2, इसकी वैल्यू कितनी देगा, 3। 0.9 डालू तो भी क्या देगा, ये 0। लेस -1.2, इसमें क्या होगा, कुछ लोग स्टूडेंट इसको -1 लिख देते हैं, -1 नहीं, लेस वैल्यू, तो लेस वैल्यू क्या होती है हमारी, -2। ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना। अगर मैं कहूं -001, इतनी भी वैल्यू लूंगा ना तब भी ये लीस्ट ही वैल्यू लेगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज तो हमें देखते ही पता चल रही है, और ग्राफ में बता देता हूं किस 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 तरीके से होता है। देखो 1 2 3 एंड 4, अगर 1 वैल्यू नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसके बीच में कोई सी है, वो डायरेक्ट वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, 0 पे पहुंच जाएगी। ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, 0 पे पहुंच जाएगी। ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, 3 पे पहुंच जाएगी। इस तरीके से ब्रेक होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर जैसे ये से छोटा चला गया, ये मतलब इंक्लूड नहीं है, तो ये कहां चली जाएगी, -1 पे। और अगर यहां इस तरीके से है तो ये कैसे चली जाएगी, यहां पर, तो ये क्या है, इस तरीके से -2 ठीक है, मतलब ये है कि 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से वैल्यू 0.9 0.8 सबकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब जैसे क्या है 1.2 1.3 1 कुछ भी है, तो ये कहां पे आ जाता है, सीधा 1 पे आ जाता है। ये क्या आ जाता है, 1 पे आ जाता है। तो यहां पे देख सकते हैं जो डोमेन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा डोमेन है वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। जो हमारा रेंज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर। सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू, क्योंकि आउटपुट हमेशा देखो कैसे वैल्यू आ रही है, इंटीजर आ रही है। कैसे आ रही है हमारी, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर ही फंक्शन यूज होता है, लेकिन कभी कभी क्या लिख देता है, वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन लिख देता है। क्या लिख देता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं इसमें ही समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लीस्ट में वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू देता है, यानी 2.3 है तो इसकी वैल्यू कितनी देगा, 3। इसकी वैल्यू कितनी देगा, 1 देगा। इसकी वैल्यू कितनी देगा, -1 देगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे देगा, 4 दे देगा। इसकी वैल्यू कितनी दे देगा, ये -2। ये जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये वैल्यू सारी कहां चली जाती है, उधर चली जाती है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। डोमेन रेंज दोनों इक्वल होती हैं, सारी चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। इसलिए लीस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने मतलब ये कभी बहुत रेयर यूज होता है, क्योंकि जो काम ग्रेटेस्ट इंटीजर कर रहा है वो लीस्ट इंटीजर कर रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लीस्ट कम वाली वैल्यू लेता है और लीस्ट इंटीजर हमेशा बड़ी वाली वैल्यू लेता है। तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। ओके, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब क्या आता है नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें क्या होगा, देखो जैसे मैं कहूं कि इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होगा, जैसे मैं कहूं 2.1 है तो वो हमेशा क्या देगा, फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, यानी क्या देगा, पॉइंट। अब देखो 3.02 है तो ये कैसी आएगी, हमेशा 0.02। तो हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, डोमेन क्या होगा, तो इसका मतलब और रियल नंबर। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और रेंज हमारी क्या हो जाएगी, 0 to 1। 1 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन। ये सारे फंक्शन के नाम से ही पूछी जाती हैं चीजें। सिग्नम फंक्शन इसका कुछ इस तरीके से होता है, और कहीं कहीं पे इस तरीके से लिख देता है। दोनों ही बात है, दोनों ही चीज सही है। देखो इसमें क्या होता है, ये जो एफ एक्स होता है, एक्स
ग्रेटर देन 0 पे क्या होती है, 1 होती है, 0 पे होता है ये -1 पे क्या होती है, इस तरीके से होता है। इसको मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारी वाई। तो इसकी जो डोमेन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, और रियल नंबर, और जो हमारी रेंज होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, -1, 0 और 1। ये सिर्फ 3 ही वैल्यू देता है आउटपुट, ये हमारी सीधी क्या होती है, 3 ही वैल्यू देता है इसके। ओके, तो ये यहां तक सिग्नल फंक्शन वैल्यू क्लियर हो जाना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आता है, जैसे कि f(x) = a की पावर है, ये फंक्शन होता है। तो देखो इसमें दो तरह के ग्राफ बनेंगे। वैन ये ध्यान रखना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तब तक है जब तक a इज नॉट इक्वल टू 1। क्या है, तब तक है जब तक a इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 की पावर चाहे कितना भी हो वो 1 हो जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन फंक्शन 1 के लिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे अगर इसकी पावर क्या हो जाती है, x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। मतलब ये है कि अगर f(x) a की पावर x की पावर 0 रखेंगे तो y ये पूरा पूरा किसी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होती है हमारी डोमेन। ठीक है, दूसरा मैं बता देता हूं। अब a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है। इस टाइम पे हमारा क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्यों, अब देखो एक समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे ये क्या 1 से बड़ा है, यानी कि सपोज करो 2 ले लेते हैं, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4, और 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे हम पावर बढ़ती जाएगी तो ये क्या वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे मैं लिया 1 के बीच में, 2 की पावर 1 0.2, 0.2 की पावर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4, 0.04, 0.0 की पावर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.008। तो ये जैसे जैसे इसकी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 के करीब आता चला जाएगा। इनफाइनाइट में जाके क्या हो जाता है, 0 मिल जाता है। तो इस तरीके से ले सकते हैं। ओके, तो यहां से समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कम ज्यादा होती जा रही है। और यहाँ पे देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इसमें ये कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी डोमेन और रेंज हम बता देते हैं। डोमेन और रेंज यहाँ पे देखिए ग्राफ में पता चल रहा है, डोमेन क्या होगा हमारा, और रियल नंबर, चाहे कुछ भी डालो x की वैल्यू, लेकिन रेंज की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। 0 कहां पर हो रहा है, इंफिनिटी तक हो रहा है। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया। अब आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये ग्राफ, ये सारे फंक्शन एक बार बस पढ़ लेने, बस तैयार हो गए, कोई टेंशन नहीं है। कोई पूछे तुरंत आंसर दे दो, बस इसी तरीके से। लॉगरिथमिक फंक्शन, अब देखो y बराबर log a x, a क्या होता है, इसका बेस होता है, x क्या होता है, बेस होता है। तो देखो एक तो सबसे पहले कंडीशन, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और x a b मस्ट बी कैन नॉट बी इक्वल टू
0 and must be greater than 0. सॉरी, हाँ, ये तो कोई नहीं, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं y बराबर क्या है, log a इंटू एक्स है। तो जब a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है। क्योंकि x की वैल्यू 1 होती है तो log की ग्राफ की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू छोटी डालते जाएंगे तो वो क्या होगा, वो छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ कहेंगे और x की a की वैल्यू 0 to 1 हो गई तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो y बराबर log x, सेम फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारी डोमेन क्या होगी, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से लेकर इंफिनिटी। और हमारी जो रेंज होगी वो क्या होगी, और ये नंबर यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ओके, ये हमारे पूरे फंक्शन हुए 11th के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।